हेलो फ्रेंड्स, ई कंटेंट क्लासेज में आपका स्वागत। बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए जो हमारा टॉपिक चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता, जो उनका प्रथम प्रश्न पत्र है, और यही प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र में जो सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सिविलाइजेशन का जो मदरसा विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है उस बिंदु पर हम बात कर रहे थे, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता की विभिन्न अवस्थाएं। कल के टॉपिक में हमने धार्मिक अवस्था के बारे में बात की थी, सिंधुवासियों की धार्मिक स्थिति क्या थी, उनका धार्मिक जीवन किस प्रकार से था, और उससे पूर्व हमने सिंधु समाज या सिंधुकालीन समाज के बारे में बात की थी। तो ये जितनी भी अवस्थाएं हैं, जितनी भी जो बातें हमने की हैं, उन बातों का आधार अगर हम इतिहास में देखते हैं या तो हमें पुरातात्विक रूप से इन अवशेषों के आधार पर हम सिंधुवासियों के विविध पक्षों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह सर्वविदित है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्राचीन संस्कृति रही है, और जब तक वैदिक सभ्यता के जो लिखित साक्ष्य जो हमें मिलते हैं, ये धारणा थी पहले कि वैदिक संस्कृति ही भारत की प्राचीन संस्कृति है। लेकिन जब पुरातात्विक अवशेष हमें प्राप्त हुए, हमारे इतिहासकारों को मिले, तो उन्होंने इस संस्कृति का उन पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर परीक्षण कर, उन पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर इस संस्कृति को जो प्राचीन होने का दर्जा मिला है, उसका मुख्य आधार पुरातात्विक अवशेष हैं। सिंधु समाज के जो लोग थे, उनका जीवन शांति प्रिय जीवन था। जो उत्खनन में जो किसी भी प्रकार के ऐसे औजार हमें प्राप्त नहीं होते जो सिंधुवासियों के बारे में या उनके युद्ध प्रिय होने का प्रमाण हमें दे। सिंधुवासियों के जीवन का जो सामाजिक आधार था, उस आधार में हमें मात्र सत्तात्मक पक्ष अर्थात जो पुरातात्विक अवशेषों के रूप में जो अधिकांश मृण मूर्तियाँ मिली है, वो मृण मूर्तियाँ मिलना समाज में मात्र सत्तात्मक पक्ष को प्रदर्शित करता है। सैंधववासी शांति प्रिय थे, आमोद प्रमोद में उनकी रुचि थी, और वो जीवन को शांतिपूर्ण ढंग से जीते थे। खुदाई में उनके अंधविश्वास के ऐसे कई प्रमाण मिले हैं कि उनका जादू टोना, तंत्र मंत्र इत्यादि में भी उनका विश्वास था। अगर हम धार्मिक प्रमाणों की बात करें, धार्मिक आधारों की बात करें, तो पुरातात्विक अवशेष ही हमें उनकी धार्मिक अवस्था की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करवाते हैं। धार्मिकता, सामाजिकता, ये दो जो क्षेत्र या जो दो विषय हैं, इनके विषय में पूरी जानकारी हमें प्राप्त होती है पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर। आप ये ध्यान विशेष रखिएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी जो अवशेष मिले हैं वो हमें पुरातात्विक रूप में मिले हैं। अक्सर विद्यार्थी इन संस्कृतियों के बारे में जो गलती कर जाते हैं, वो जैसे अवशेषों में वो साहित्यिक या विदेशी यात्रियों का विवरण भी इसमें इंक्लूड कर देते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में मैंने आपको परीक्षा पैटर्न के बारे में बताया था कि परीक्षा पैटर्न में आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न और एक टिप्पणी रूप में आपको उनका उत्तर देना होता है। तो जब तक आपके पास में लिखित सामग्री का मटेरियल अगर आपके माइंड में नहीं है, तो आप उसका उत्तर नहीं दे सकते। इसलिए जो विद्यार्थी प्रथम वर्ष में हैं, वो विषय को समझकर और अच्छी तरह से मतलब विषय के बारे में लिखे, और लिखने से ही वो टॉपिक जो है वो क्लियर हो पाता है और आपको अच्छे अंक मिल पाते हैं। सैंधव समाज की जो अगली विशेषता है, जो उनका राजनीतिक जीवन है, वो क्या था, उसका आधार क्या था, तो खुदाई में मिले नगरों के अवशेष नगरीय सभ्यता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करवाते हैं। समकोण पर काटती हुई सड़कें या चौड़ी सड़कें, मकानों और आवासों के अंदर जो सुविधाएं थी, वो आज की जो नगर पालिका
या नगर परिषद या नगर निगम जैसी व्यवस्थाओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करवाती है। समाज में, सिंधु समाज में जाति व्यवस्था नहीं थी। सिंधुवासियों का समाज 4 वर्गों में विभाजित था, जिसमें पहला वर्ग था विद्वान वर्ग, दूसरा वर्ग था योद्धा वर्ग और तीसरा वर्ग था व्यापारिक वर्ग और चौथा जो वर्ग था वो श्रमिक वर्ग था। ये कैटेगरीज, जो सोशल कैटेगरीज या समाज का जो वर्गीकरण या विभाजन किया गया वो इन आधारों पर किया गया था। 4 प्रकार के वर्ग सिंधु संस्कृति में देखने को मिलते हैं। सिंधु समाज में इस प्रकार के प्रमाण हमें नहीं प्राप्त होते कि समाज में कोई वर्ग भेद था या उनके बीच में कोई ऊंच नीच की भावना थी। सिंधुवासी शांतिप्रिय उनका जीवन था और जिस नगरीय व्यवस्था में जो उनके प्रमाण मिले हैं उन प्रमाणों के आधार पर हमें आधुनिक नगर पालिका या नगर परिषद जैसी जो व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। सिंधु समाज का जो मुख्य आधार था वो पुरातात्विक अवशेष ही हैं और इन्हीं के आधार पर हम इन पुरातात्विक अवशेषों के बारे में बात करते हैं। ये सभ्यता लगभग 1000 साल तक अपने अस्तित्व में रही और 1000 वर्ष के उपरांत इस संस्कृति का पतन हुआ। उस पतन के पीछे विद्वानों ने या इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। सभ्यता का पतन अचानक या आकस्मिक नहीं होता है, ये आप जानते हैं। सभ्यता के पतन के पीछे कुछ ऐसे प्राकृतिक कारण या कुछ ऐसे सैन्य कारण जिनको हम कह सकते हैं कि ये सभ्यता काल में समाहित हो गई। तो इस संस्कृति के पतन के पीछे जो क्या कारण रहे हैं मुख्य, उनके ऊपर हम बात करेंगे। विद्वानों ने इस संस्कृति के पतन के पीछे कई सारे कारण दिए हैं, जिसमें आर्यों का आक्रमण, चूँकि 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक इस संस्कृति का काल निर्धारित किया गया है और हम देखते हैं कि 1500 ईसा पूर्व में एक अन्य जो ग्रामीण संस्कृति जिसकी स्थापना आर्यों द्वारा की गई, ये 1500 ईसा पूर्व में इस संस्कृति को स्थापित किया गया। तो 1750 से लेकर और 1500 ईसा पूर्व तक का जो समय है, इस समय के बारे में भारतीय इतिहास या प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। और इसी कारण इस पीरियड को, ये जो 1500 तक का जो पीरियड है, 1750 से लेके और 1500, ये 250 वर्ष का पीरियड या काल, इसके विषय में भारतीय इतिहास के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। और इतिहासकारों ने इस काल को, इस संपूर्ण काल को जो है वो अंधकार युग अर्थात डार्क एज कहा है, चूँकि किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य या जानकारी इस पीरियड की हमें नहीं प्राप्त होती है। तो इस प्रकार ऐसी क्या परिस्थितियाँ, क्या कारण रहे कि सिंधु संस्कृति का पतन हुआ। तो उस पतन के कारणों में विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग मत दिए हैं, अलग अलग तर्क दिए हैं। आर्यों का आक्रमण, संभवतः इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों ने, जो दूसरी सभ्यता के लोग थे, उन्होंने इस संस्कृति या इस सभ्यता के लोगों पर आक्रमण किया और उन लोगों की हत्या कर दी या उनका वध कर दिया। इस प्रकार आर्यों का आक्रमण इस संस्कृति के पतन का एक प्रमुख कारण माना गया है। दूसरा है बाढ़। संभवतः बाढ़ आने से ये जो सभ्यता थी वो सभ्यता काल में समाहित हो गई। एक प्राकृतिक कारण में बाढ़ का भी हम मानते हैं। तीसरा, नदियों के मार्ग में परिवर्तन। संभवतः कालांतर में नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया और यहाँ के लोग या इस संस्कृति के लोग इन स्थानों को छोड़कर अन्यत्र जा बसे, तो संभवतः ये कारण भी इसका माना जाता है। एक अन्य कारण भूकंप, जो भौगोलिक कारण है, भूकंप के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ, ऐसा विद्वानों का या इतिहासकारों का मानना है। तो इस संस्कृति का जो पतन हुआ, उस पतन के पीछे
कई सारे कारण हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार इस सभ्यता का अंत हुआ। आज हमने इस सभ्यता के सामाजिक वर्ग और इसकी जो राजनीतिक स्थिति थी उसके बारे में हमने चर्चा की है। हमारा ये टॉपिक आज यहीं सिंधु घाटी सभ्यता का समाप्त होता है। हमने सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और आर्थिक स्थिति, इन सब के बारे में चर्चा की है। आपको ये चीज़ें सुनकर, लिखकर, याद रखनी होगी, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में इसी तरह से, इसी पैटर्न पे आपको परीक्षा का उत्तर देना होता है। तो 2300 से लेके 1750 ईस्वी तक इस सभ्यता का जो काल निर्धारण किया गया था उसका अंत हम 1750 ईस्वी में देखते हैं। और 1750 से लेके 1500 ईसा पूर्व तक का जो 250 वर्ष का जो समय है, उस समय में हमें किसी भी प्रकार की भारत के संदर्भ में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। और ये आश्चर्य है कि जो इससे पहले, इससे पूर्व की जो संस्कृति है वो नगरीय सभ्यता के रूप में हमें देखने को मिलती है, और इसके बाद में स्थापित होने वाली जो संस्कृति थी, आर्य संस्कृति या वैदिक सभ्यता, जो जिसकी स्थापना आर्यों द्वारा गंगा नदी के मुहानों पर की गई, तो ये जो सभ्यता थी ये ग्रामीण संस्कृति थी। और इस ग्रामीण संस्कृति के पुरातात्विक अवशेष न के बराबर प्राप्त हुए हैं। केवल लिखित साक्ष्य या वैदिक साहित्य ही हैं या वेद ही हैं जिनसे हम वैदिक संस्कृति, जो ग्रामीण संस्कृति थी, इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ और कालांतर में आगे चलकर हम एक अन्य संस्कृति जो प्राचीन तो है ही, साथ ही जहाँ से हमारा धर्म, हिंदू धर्म की, हम हिंदू धर्म की स्थापना और उनके द्वारा जिस प्रकार इस धर्म को आगे बढ़ाया गया, तो कालांतर में उसके क्या क्या परिवर्तन हुए आगे चलकर, वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, या धार्मिक जब आंदोलन होते हैं तो उनके द्वारा स्थापित धर्म में क्या कमियां आती है, क्या खामियां आती है, उसके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। आज का वीडियो यहीं तक, और अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वैदिक साहित्य, अर्थात वैदिक काल के बारे में हम सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर इसी तरह वैदिक धर्म की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, वो अवस्थाएं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे वेदों का, वैदिक काल की सामाजिक दशा क्या थी, वैदिक काल की आर्थिक दशा क्या थी, वैदिक काल की राजनीतिक दशा क्या थी, वैदिक काल की धार्मिक दशा क्या थी। तो ये जो कंडीशंस है और इनमें क्या परिवर्तन और क्या बदलाव हम देखते हैं विभिन्न कालों में। चूँकि 1500 ईस्वी पूर्व में जब ये संस्कृति स्थापित हुई, वैदिक संस्कृति, तो कालांतर में इस संस्कृति को में क्या परिवर्तन हुए। जब उत्तर वैदिक काल आता है, उत्तर वैदिक काल में आर्यों द्वारा स्थापित जो ढांचा था उसमें क्या परिवर्तन, क्या बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। जय हिंद।